Hello class, how are you all? So today we are going to start with the new topic that reproduction in plants and animals. इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम लोग करेंगे दैट इज द asexual reproduction in the organism. ओके, तो सबसे पहले हम asexual reproduction के बारे में जान लेते हैं कि बेटा asexual reproduction क्या होता है. तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन. सबसे पहली बात है रिप्रोडक्शन है क्या. रिप्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स में बता चुकी हूँ दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, ओके, फ्रॉम द पेरेंट. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मतलब किसी चीज का दोबारा से प्रोड्यूस होना. तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि किसी चीज का, किसी ऑर्गेनिज्म का दोबारा से प्रोड्यूस होना अपने पेरेंट्स से. ठीक है, अब भाई जब हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल की बात करते हैं तो दोनों बहुत ही ज्यादा अलग है. So asexual reproduction is the production of offspring from a single parent. तो यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देखिए, सिंगल पेरेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है. सिंगल पेरेंट का मतलब है कि यहाँ पर कोई मेल फीमेल नहीं है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ पे मेल एंड फीमेल मतलब टू सेक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन यहाँ पर हमें एक सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है. तो ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग बाय सिंपल डिवीजन. तो यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल सी डिवीजन हो रही है जहाँ पे कोई गैमेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई मेल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे कौन सी डिवीजन हो रही है, सब लोग मुझे बताएंगे कौन सी डिवीजन हो रही है यहाँ पे. यहाँ हो रहा है माइटोसिस. कोई स्पेशल टाइप की डिवीजन नहीं हो रही है, एक सिंपल सी डिवीजन है माइटोसिस जो हमारे अंदर भी होती है. कि जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में वो माइटोसिस की हेल्प से ही डिवाइड होते हैं, एक्सेप्ट द सेल्स विच प्रोड्यूसेस द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. मतलब स्पर्म और ओवम जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें माइटोसिस नहीं होता, उनमें मियोसिस होता है. लेकिन बाकी सारे सेल्स में हमारी बॉडी के अंदर माइटोसिस होता है. तो सेम वे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस को ही यूज करता है एज देयर इम्पॉर्टेंट टूल व्हाइल दे आर रिप्रोड्यूसिंग. ओके, तो यहाँ पर मियोसिस का कोई नामो निशान नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस ही यूज करते हैं पेरेंट सेल से दो नए सेल बनाने के लिए. तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में. सो द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट, मींस दे आर क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स. दे आर क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स मतलब बिल्कुल पेरेंट जैसे दिखते हैं. कोई भी इसके अंदर कोई चेंजेस, कोई वेरिएशन नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है. तो बिल्कुल पेरेंट जैसे दिखेंगे, एकदम एग्जैक्ट कॉपीज होंगे, क्लोन्स होंगे. ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. भाई सबसे पहला टाइप क्या है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है फिजन. ओके, तो फिजन हम पढ़ेंगे पहले. तो फिजन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच इंडिविजुअल डिवाइड इनटू टू न्यू सेल्स. ठीक है, तो भाई सारे ऑर्गेनिज्म एक तरीके से तो डिवाइड कर नहीं सकते, एक तरीके से तो एक प्रॉपर तरीका अपना नहीं सकते. इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑप्ट फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो यहाँ पर जो फिजन है, फिजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक आपने एक बॉल ली, उस बॉल को दो में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो वो दो अलग अलग बॉल्स बन गई. ठीक है, तो अगर आपने जैसे सपोज आटा आपने डो लिया, डो को आपने दो अलग अलग बॉल्स बना दी उसमें से. तो एक डो में से आपने दो बॉल बना दी, ठीक है, उनको रोल कर दिया. तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि एक सेल से दो नए सेल बनते हैं. ठीक है, तो जब एक सेल से दो नए सेल बनेंगे, मतलब एक इंडिविजुअल से दो नए इंडिविजुअल बनेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, बाइनरी. बाई मतलब दो. तो एक इंडिविजुअल से तब दो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं बेटा, तो उसको कहते हैं बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू, ईच पार्ट कैरिंग वन कॉपी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. तो भाई एक से दो बने हैं तो दोनों के पास एक एक कॉपी होगी जेनेटिक मटेरियल की, जो पेरेंट ने बनाई होगी अपने अंदर. ठीक है, तो पेरेंट ने दो कॉपीज बनाई थी, एक पहले ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को दे दी, दूसरी दूसरे ऑफस्प्रिंग को दे दी. ठीक है, तो दोनों के पास एक एक कॉपी चलेगी जेनेटिक मटेरियल की. अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की बात जो हम कर रहे हैं वो है बेटा डीएनए. ठीक है, तो इट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो मैंने आपको बताया था कि सारे ऑर्गेनिज्म एक तरह की चीजें नहीं करते हैं. तो ये जो एक सबसे अच्छी चीज जो है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं.
ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, ये सब चीजें सब लोग पढ़ चुके हैं। प्रो मतलब बिफोर एंड कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस नहीं है इनके अंदर। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी के अंदर, जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर दोज व्हिच डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इन देयर बॉडी, एंड दीज आर मोस्टली बैक्टीरियाज। दीज आर मोस्टली बैक्टीरिया। तो मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं जो प्रोकैरियोटिक नहीं है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लीशमेनिया। ये बेटा ये आपके प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये है बेटा यूकैरियोट्स। क्या है ये, यूकैरियोट्स। तो मोस्टली जो फिजन होता है बैक्टीरिया का सबसे फेवरेट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का मेथड है। ठीक है। सो बाइनरी फिजन जो है ये एक सेल, एक इंडिविजुअल दो नए सेल्स बनाता है, दो नए इंडिविजुअल बनाता है। ओके। सो बाइनरी फिजन अकर्स विदाउट एनी टाइप ऑफ डिफिकल्ट डिवीजन लाइक मियोसिस वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल begins replication and then attaches each copy to the various part of cell membrane. So how does it happen? Just see here. This is the, ये होता कैसे है, यहाँ देखो ये पेरेंट सेल है बेटा, ये यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट हो गया। जो मैं बात बता रही थी, डीएनए एक न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन गए, दिख रहे हैं आपको अंदर। तो ये दो न्यूक्लियस बन गए। यहाँ पे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, डीएनए डुप्लीकेट हुआ, तो इसको कहते हैं हम लोग कैरियोगैमी। क्या कहते हैं बेटा, कैरियोगैमी। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसको कैरियोगैमी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो कैरियोगैमी एंड साइटोकाइनेसिस, सो दीज टू थिंग्स आर टेकिंग प्लेस ओवर हियर। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये देख रहे हो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है, ये लाइन बन रही है अंदर। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे ये कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू डॉटर सेल्स। ओके। तो एक पेरेंट से दो नए सेल बन गए, टू न्यू डॉटर सेल्स बन गए। अब ये फिर से डिवाइड हो सकते हैं और फिर से दो नए इंडिविजुअल्स को बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो डिवीजन है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा एंड दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग, रेप्लिकेटिंग एंड फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल्स। ओके। सेम वे बैक्टीरिया में देखो, बैक्टीरिया में क्या है, ये एक बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो गोल होता है, ऐसे ना सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है। तो क्रोमोसोम मतलब वी ऑल्सो कॉल इट एज सर्क्यूलर डीएनए, तो इसको हम सर्कुलर डीएनए भी कहते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर डीएनए है। थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, थोड़ा खराब हो गया है। ओके। तो हम इसको सर्क्यूलर डीएनए भी कहते हैं। ओके। अब बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और उसके अंदर होता है आपका साइटोप्लाज्म। तो ये जो क्रोमोसोमल डीएनए बेटा, ये एक यहाँ रिंग आ गई और एक यहाँ आ गई। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो क्या है बेटा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेट हुआ क्योंकि ये बेटा एक एक दोनों में एक एक जाएगा ना, तो इसीलिए दो बनने जरूरी है। तो ये रेप्लिकेशन हो गया डीएनए का। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, डीएनए सेग्रीगेट हो गया और यहाँ पे एक सेप्टम बन रहा है, देख रहे हो अंदर। द सेप्टम इज बीइंग फॉर्म, ताकि धीरे धीरे क्या होगा, ये सेप्टम जैसे ही गहरा होता जाएगा ये दो साइटोप्लाज्म आपस में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। एंड फोर्थ स्टेप में सेल कंप्लीटली स्प्लिट हो गया इनटू एंड इट फॉर्म्स टू न्यू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ओके, हैविंग देयर ओन क्रोमोसोमल मटेरियल। दोनों के पास अपना अपना क्रोमोसोमल मटेरियल आ गया, एंड दैट्स हाउ इट डिवाइड्स। और इस डिवीजन को हम कहते हैं बेटा माइटोसिस। तो यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है। ठीक है। तो बाइनरी फिजन जैसे अमीबा में मैंने आपको दिखाया था अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले। तो बाइनरी फिजन के अलावा देखो, अगर एक ऑर्गेनिज्म एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो सकता है, तो क्या ऐसी भी कोई प्रोसेस है जिसमें एक सेल बहुत सारे सेल बना सके? हाँ, क्यों नहीं है, ऐसी प्रोसेस है। इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन होता है मोस्टली, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है मल्टीपल फिजन का वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है। प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम जो है वो एक पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम को हम लोग प्रोटोजुआ भी कहते हैं, चलो पैरासाइट छोड़ो, हम इसको बोलेंगे प्रोटोजुआ। तो प्लाज्मोडियम इज अ काइंड ऑफ प्रोटोजुआ। ठीक है। विच कॉजेज मलेरिया। ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या करता है बेटा, मलेरिया करता है, और ये प्रोटोजुआ है। ठीक है। तो जब कोई मॉस्किटो
मॉस्किटो, हम मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया होता है ऐसा सोचते हैं ना, कि ऑब्वियसली मॉस्किटो जब काट रहा है तो मलेरिया हो सकता है, लेकिन मॉस्किटो के अंदर भी ऐसा कुछ होना चाहिए जो मलेरिया कॉज कर रहा है हमें। मॉस्किटो डायरेक्टली मलेरिया कॉज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजुआ होता है प्रेजेंट, और जब ये मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो वो क्या करता है, इट ट्रांसमिट दिस प्लाज्मोडियम इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम, और यही प्लाज्मोडियम जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तो हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, ठीक है। तो मलेरिया इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ विच, सॉरी, प्लाज्मोडियम इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ विच कॉजेस मलेरिया। अब हमारी बॉडी में जाने के बाद एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम कैसे बन जाते हैं, सोचो कैसे बन जाते होंगे भाई, इसी प्रोसेस से बनता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो ये एक प्लाज्मोडियम है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यही न्यूक्लियस बहुत सारे फ्रेगमेंट्स कर देता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, तो ये मल्टीपल फिजन कर लेता है और बहुत सारे, देखो छोटे 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 बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, ठीक है। अब ये सारे न्यूक्लियाई जो है एक सिस्ट में कवर हो जाते हैं, एक पैकेट बन जाता है, ठीक है, एक पैकेट बन जाता है, और उस पैकेट के अंदर ये सारे जो न्यूक्लियाई है वो स्टोर हो जाते हैं, और जैसे ये पैकेट फटता है तो बहुत सारे जो न्यूक्लियाई है वो रिलीज हो जाते हैं बाहर की तरफ, और अपने ऊपर एक सेल बना लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से ये न्यूक्लियस निकला, उसने अपने ऊपर सेल मेम्ब्रेन बना ली, यहाँ से ये न्यूक्लियस निकला, उसने अपने ऊपर सेल मेम्ब्रेन बना ली, यहाँ से ये निकला, इसने अपने ऊपर बना ली। तो इस तरीके से देखो, जो फ्री न्यूक्लियाई थे, जो रिलीज न्यूक्लियाई थे, वे अपने ऊपर सेल बनाते चले जाएंगे, अपने ऊपर सेल मेम्ब्रेन बनाते चले जाएंगे, राइट। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द न्यूक्लियस, ओके। सो न्यूक्लियस के ऊपर सेल मेम्ब्रेन बनती चलेगी, और ये एक अब न्यू इंडिविजुअल सेल्स बन गए, ठीक है। तो ये नया प्लाज्मोडियम बन गए कितने सारे, तो ऐसे ही करके थाउजेंड्स ऑफ प्लाज्मोडियम बन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन जो होता है बेटा, वो मल्टीपल फिजन क्या है, मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट सेल, ठीक है। तो पेरेंट क्या करता है, ये सिस्ट बना लेता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है तो ये ज्यादातर मल्टीपल फिजन करते हैं ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन तो खैर होता ही रहता है, लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो उस टाइम पे मल्टीपल फिजन होता है। तो मोस्टली जो हमें, मैंने आपको बताया था, कॉमनेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम है, लेकिन कई बार अमीबा ही और बैक्टीरिया भी मल्टीपल फिजन कर सकता है जब इनके पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी। फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ये बाइनरी फिजन ही करेंगे, लेकिन अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, मतलब कंडीशन इनके अकॉर्डिंगली नहीं है कि ये बाइनरी फिजन कर सके, उस केस में ये क्या करेंगे, मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो कभी भी जब एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछेगा मल्टीपल फिजन का, तो अमीबा और बैक्टीरिया मत दे देना, प्लाज्मोडियम ही देना। मैंने आपको अमीबा बैक्टीरिया तब बताया जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी, ठीक है। सो न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड सेवरल टाइम इनसाइड द सिस्ट। ऑब्वियसली न्यूक्लियस मैंने आपको दिखाया था कि न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड होता है सिस्ट के अंदर, ठीक है। एंड ईच इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नोन एज डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे खूब सारे येलो कलर के डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है। एंड ईच डॉटर न्यूक्लियाई एक्यूमुलेट स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड ईच वन ऑफ देम इज सराउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेन। एज अ रिजल्ट डॉटर सेल सिस्ट से बाहर निकलते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस आती है। ऐसा नहीं है कि सिस्ट कभी भी ब्रेक हो जाएगा, सिस्ट तब ब्रेक होता है जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, और ये जो न्यूक्लियाई अपने ऊपर सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं, एंड दे गेट आउट फ्रॉम द सिस्ट व्हेन फेवरेबल कंडीशन अराइव, एंड दे फॉर्म न्यू सेल्स, न्यू इंडिविजुअल सेल। तो जो न्यू डॉटर सेल्स है वो रिलीज हो जाएंगे विच आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा अपने पेरेंट की कॉपी बनाते हैं, ठीक है। जो अपने पेरेंट है उनकी सेम अपने पेरेंट की कॉपी बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट हम आते हैं, मल्टीपल फिजन हो गया हमारा, बाइनरी फिजन हो गया, नेक्स्ट हम आते हैं बडिंग पे। तो बडिंग क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक छोटा सा बड बनता है अपने पेरेंट की बॉडी पे। तो ये देखो, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, इसकी बॉडी पे ये बर्ड बन जाते हैं छोटे छोटे, ये हाइड्रा है बेसिकली, क्या है ये, हाइड्रा। यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रा, और यहाँ पर आप देख रहे हो यीस्ट, ये बेटा, ये यीस्ट है, ये हाइड्रा है। तो ये हाइड्रा पेरेंट है, ये हाइड्रा पेरेंट है, यहाँ पे छोटे छोटे हाइड्रा के बर्ड्स निकल आए हाइड्रा के साइड में। अब ये बर्ड जो है डिटैच हो गया, यहाँ से ये फ्री हो गया, अब ये भाई फ्री है, ये अपना नया हाइड्रा बन गया, ठीक है, और अपनी लाइफ खुद अब जिएगा आगे जाके, ठीक है। सो बडिंग, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कम्स आउट फ्रॉम द सेल विच इज कॉल्ड बड। तो सेम वे देखो, यीस्ट में एक बल्ब जैसा एक बड बन रहा है, एंड द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड फॉर्म्स अ न्यू सेल। तो यहाँ पर ये जो बड था जो बन रहा था, ये धीरे 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 धीरे, ये देखो ग्रीन कलर का क्या है बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो इन्फॉर्मेशन है वो बर्ड के अंदर आएगी जरूर, ठीक है,
क्योंकि न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता है और इसका जो पार्ट है न्यूक्लियस का ये इस बड में भी आ जाएगा। ठीक है, तो पेरेंट से देख रहे हो छोटा सा न्यूक्लियस ऊपर की तरफ ऐसे नेक निकाल रहा है ना, ये छोटा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो धीरे धीरे ये न्यूक्लियस यहाँ से डिवाइड होके बड के अंदर भी आ जाएगा। देखो कंप्लीटली बड के अंदर ये आ चुका है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस बड के अंदर आ गया, प्लस यहाँ पे और भी बर्ड्स बनते जा रहे हैं, यहाँ पे चेन ऑफ बर्ड्स बन जाएंगी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यीस्ट में जब बहुत सारी चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती है, यहाँ पे बहुत सारी चेन बन जाती है, तो उसको बोलते हैं टोर्यूला स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? टोर्यूला स्टेज। तो टोर्यूला का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज अ चेन ऑफ बर्ड फॉर्मेशन ऑन द पेरेंट ईस्ट। तो पेरेंट ईस्ट में जब बहुत सारे बर्ड्स बन जाते हैं तब उसको टोर्यूला स्टेज कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे चेन ऑफ बर्ड्स बन रहा है। अब ये सारे बर्ड्स यीस्ट से धीरे धीरे डिटैच हो जाएंगे जब ये मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, इमेच्योर स्टेज में ये अलग नहीं होंगे। ओके, सो पेरेंट प्लांट तक ये प्ले तब तक रहेंगे जब तक कि ये ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे। ठीक है, और जब ग्रो एंड मैच्योर करने के बाद इनका काम खत्म हो जाएगा, इनको अब ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं चाहिए अपने पेरेंट से, तो ये पेरेंट से डिटैच हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म आफ्टर बीइंग डिटैच्ड। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ऑर्गेनिज्म तो बन ही चुका है, बस न्यूट्रिशन ले रहा था अपने पेरेंट से। जब न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होगा तो ये अपने आप निकल जाएगा। तो यीस्ट और हाइड्रा में सेम तरीके से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बडिंग। ठीक है, तो ये होता है बडिंग। नेक्स्ट आप इसमें इस पिक्चर में और अच्छे से देख सकते हो, ये यीस्ट सेल है, डेवलपिंग बर्ड है, और यहाँ चेन ऑफ बर्ड्स बन गए। ठीक है, सेम वे हाइड्रा में माइक्रोस्कोपिक पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बर्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, पेरेंट हाइड्रा है, बर्ड अराइज किया, बर्ड धीरे धीरे ग्रो किया, देखो बड़ा हो गया बर्ड, फिर ग्रो बड़ा होने के बाद मैच्योर हो गया, टेंटिकल्स आ गए बर्ड के अंदर, है ना, माउथ और टेंटिकल्स बन गए। इसी को ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ का मतलब है कि उसकी बॉडी कंप्लीटली फॉर्म होने दो पहले। ठीक है, द बॉडी टिल द टाइम इट इज कंप्लीटली फॉर्मिंग, इट इज ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, आफ्टर दैट इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट। जब ये पूरा कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा इट विल डिटैच फ्रॉम द न्यू हाइड्रा। ठीक है, टू फॉर्म द न्यू हाइड्रा। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन पे। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब है इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, asexual reproduction, or it is the ability of organism to replace their body lost body part. So in this process a entire new organism is formed from certain pieces of parent. For example Spirogyra, liverwort, mosses, ये सब चीजें ये सब लोग फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो स्पाइरोगायरा क्या है? ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो फ्रेगमेंट है ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे ये दो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, फ्रेगमेंट नंबर 1 एंड फ्रेगमेंट नंबर 2। ईच फ्रेगमेंट, अब फ्रेगमेंट नंबर 1 पूरा बड़ा स्पाइरोगायरा बना देगा। ठीक है, फ्रेगमेंट नंबर 2 भी बड़ा स्पाइरोगायरा बना देगा। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा है क्या? बेसिकली स्पाइरोगायरा एक फ्री फ्लोटिंग ग्रीन एल्गी है जो फ्रेश वाटर में हमें मिलती है, राइट। इसको हम लोग वाटर सिल्क या पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, एंड इनका जो स्ट्रक्चर होता है फिलामेंटस होता है, इस तरीके से होती है, फिलामेंट जैसी होती है। ठीक है, एंड दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन देम, क्योंकि ग्रीन एल्गी है तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा और जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। जब क्लोरोफिल होगा तभी तो ग्रीन एल्गी बनेगी ना ये। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन इज बेसिकली यहाँ पे नए ये इस तरीके से फ्रेगमेंट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन होने के बाद जो ईच फ्रेगमेंट लाइक ये एक फ्रेगमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो हर एक फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करने के लिए केपेबल होगा। ओके, so they have the capability to form the entire new organism from the parent organism, right? तो यहाँ पर ये होता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। फ्रेगमेंटेशन इज बेसिकली अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। इसमें एंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। लेकिन रीजनरेशन में क्या है? इट अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन रीग्रो अ लॉस्ट लिम्ब और कैन ग्रो होल अदर ऑर्गेनिज्म ऑन कट ऑफ पीस। ये कब होता है? देखो, जब भी, ये हमेशा नहीं होता, ये तब होता है जब आपकी बॉडी, सपोज करो कि आपको कोई चोट लग गई, ठीक है, आपकी फिंगर या कोई ऐसी कोई चीज कट गई जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको इंजरी हो गई। ठीक है, तो रीजनरेशन सिर्फ तब होता है जब आपकी बॉडी में कोई इंजरी के कारण कोई पर्टिकुलर
जो बॉडी पार्ट है वो खत्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब जैसे लिजर्ड्स हैं, लिजर्ड्स में बेचारी घूमती रहती है उधर से उधर। ठीक है, कोई किसी ने मार दिया या कहीं पे उनकी टेल दब गई तो टेल कट गई। ठीक है, तो टेल कट गई तो अब वो क्या करेंगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपनी टेल को ग्रो कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अपनी टेल को रीग्रो कर लेंगे। ठीक है, तो उनमें कैपेबिलिटी होती है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ये स्पेशलाइज सेल्स क्या करते हैं, टेल को वापस से ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। तो ये जो लॉस्ट टेल थी यहाँ पे वापस आ गई, देख रहे हो, ये लॉस्ट टेल वापस आ गई। सेम वे स्टारफिश, अब जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश का सपोज करो ये लिम्ब यहाँ से कट गया, वो घूम रही है पानी के अंदर, कहीं पत्थर के नीचे उसका पैर आ गया या किसी ऑर्गेनिज्म ने उसको काट लिया, खा लिया, तो क्या होगा, स्टार फिश जो उसका यहाँ से लिम्ब रिमूव हुआ था, ये वापस इसको रीग्रो कर लेगी। ठीक है, सेम वे अब यहाँ प्लेनेरिया देख रहे हो आप, प्लेनेरिया को सपोज करो कि ये यहाँ से बीच से कोई किसी किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से यहाँ पे इसको ये इंजरी हो गई, और सपोज करो कि ये यहाँ से कट हो गया। ठीक है, तो जब ये कट होगा तो इसके ऊपर की तरफ एक हेड आ जाएगा और नीचे टेल बननी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से जो लॉस्ट बॉडी पार्ट था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये एक फ्रेगमेंट, एक रीजनरेशन, मतलब सपोज करो कि एक फ्रेगमेंट ये बना था कि अब ये रीजनरेशन जब होगा इसका तो ऊपर इसमें हेड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टेल आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली जो रीजनरेशन हो रहा है प्लेनेरिया में, अगर सपोज करो कि ये वाला पार्ट पूरा है, ठीक है, ऊपर हेड गायब हो गया तो हेड रीग्रो कर जाएगा, और अगर हेड है बॉटम पार्ट नहीं है तो फिर टेल रीग्रो कर जाएगी। इस तरीके से अगर सपोज इस डायग्राम में आप देख रहे हो, यहाँ से ऊपर हेड था, टेल नहीं थी, और यहाँ पे टेल थी और हेड नहीं था, तो अगर हेड होगा तो टेल रीग्रो कर जाएगी, और अगर टेल है तो हेड रीग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि कौन सा पार्ट एब्सेंट है, जो पार्ट एब्सेंट है वो रीग्रो कर जाता है प्लेनेरिया के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ कॉमन मेथड, ये ज्यादातर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जैसे कि वर्म्स हो गए, राइट, जैसे कि फ्लैट वर्म्स, प्लेनेरिया इज अ काइंड ऑफ फ्लैट वर्म। ठीक है, तो प्लेनेरिया, सी स्टार फिश, सी स्टार्स, जेकोस, लिजर्ड्स, ठीक है, तो दे ऑल्सो, इवन ह्यूमन बींग्स, सपोज किसी को लीवर डोनेट करना है, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज हमें एक लीवर डोनर ढूंढना पड़ेगा, तो उसका कोई क्लोज रिलेटिव अगर हम उसको ढूंढ लेते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज कि वो हमारी बॉडी से लीवर का छोटा सा पीस लेते हैं और तो रिसीवर की बॉडी में डाल देते हैं। अब भाई आपने तो अपनी बॉडी से छोटा सा लीवर का पीस लिया और रिसीवर की बॉडी में डाल दिया, तो आपने तो उसकी बॉडी में छोटा सा पीस डाला है ना, और आपने अपने में से थोड़ा सा पीस कट किया है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में जो आपने छोटा सा लीवर का पीस लगाया है वो रीग्रो कर जाएगा। तो उसकी बॉडी में वो पीस रीग्रो करके एक बड़ा लीवर बना देगा, और आपकी बॉडी से जो लीवर का पीस गायब हुआ है वो भी रीग्रो कर जाएगा। ठीक है, जो वहां छोटा सा कट लगा था, छोटा सा लीवर का पीस निकला था, वो हील हो जाएगा, हील होगा मतलब वापस से वो पार्ट रीग्रो कर जाएगा। तो ये तब हो रहा है जब हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, सो रीजनरेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तब हो रहा है जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, जब हमें कोई इंजरी होगी या फिर हमारा कोई बॉडी पार्ट लूज हो जाएगा, चाहे वो वर्म्स हो, एनिमल्स हो, लिजर्ड्स हो, प्लेनेरिया, कोई भी चीज हो, या ह्यूमंस का लिवर ही क्यों ना हो, तो इसीलिए रीजनरेशन का टर्म यूज किया जाता है। लेकिन इट इज नॉट सेम एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन अलग है, बिल्कुल अलग है। फ्रेगमेंटेशन एक मेथड है रिप्रोडक्शन का जो स्पायरोगायरा यूज करते हैं। अगर ये मेथड स्पायरोगायरा यूज नहीं करेंगे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इन दीज स्पायरोगायरास द फ्रेगमेंटेशन इज अ रेगुलर मेथड फॉर रिप्रोडक्शन, राइट। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं दे विल रिप्रोड्यूस टू फॉर्म अ कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म, right, and this is a method of asexual reproduction, but regeneration is not a method of asexual reproduction। ये सिर्फ तब हो रहा है जब किसी ऑर्गेनिज्म को रीग्रो करना होता है अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन इज अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ज्यादातर फंगी में होता है। दिस इज अ कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज मोस्ट कॉमन इन फंगी एंड बैक्टीरिया।
right? The spore develop into a structure called sporangium, right? So here you can see this is a structure of a fungus, ठीक है? तो फंगस में क्या होता है, ये आपके छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, और इन स्पोरेंजियम के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ स्पोर्स, ओके। और जो स्पोरेंजियम है एक बॉडी पे टिका हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं कॉल्यूमेला। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज और टू, आपको याद नहीं रखना है। तो यहाँ पर इस कॉल्यूमेला के ऊपर सारे स्पोर्स चिपके हुए हैं, ये येलो कलर के स्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे आप देख रहे हो ये आपके जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हो बेटा, इनको हम कहते हैं हाइफे। क्या कहते हैं बेटा? हाइफे, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ बहुत सारे इस तरीके से हाइफे दिखेंगे, और हर हाइफे के ऊपर आपको ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। अब सारे हाइफे जब मिल जाते हैं, ये सारे हाइफे नीचे आके मिल गए, है ना? जब मिल जाएंगे तो बेटा इसको बोलेंगे माइसील, okay, mycelium. So all the hyphae when complete, when they make a group and becomes one unit, then it is called as mycelium. Mycelium is a collection of a lot of hyphae, okay. So over here there are sporangium in which there are small spores formed. So there are small spores which are being formed here, right? तो जैसे ही आपका स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा, बहुत सारे स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, एंड ईच स्पोर will give rise to a new fungus. So each spore will give rise to a new fungus, राइट? अब ब्रेड पे आपने देखा होगा, ब्रेड पे एक साइड पे एक फंगस लगना शुरू होता है और धीरे धीरे वो पूरे ब्रेड पे फैल जाता है। कैसे फैलता है? क्योंकि वो स्पोर्स रिलीज करते हैं, और स्पोर जहां पे भी लैंड करेंगे वहां पे एक नया फंगस ग्रो करेगा। So when the spores are released, they keep on floating in the air, and since they are very tiny and they are very light, they can cover long distances, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, एंड दे रिमेन इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनको कुछ नहीं हो सकता, कोई इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि स्पोर के ऊपर एक बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, राइट? तो स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज, ये छोटी छोटी बॉडीज हैं जिनके ऊपर एक बहुत हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। तो ये ऊपर हार्ड कवरिंग है और अंदर की तरफ छोटा सा स्पोर बैठा हुआ, इसलिए इन्वायरमेंट में चाहे हवा में रहे चाहे पानी में रहे, इसको कोई डैमेज नहीं होगा। सो इट हैज अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, एंड इट कैन विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन आल्सो, लाइक हाई टेम्परेचर, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, या बहुत तेज गर्मी है, या बहुत तेज हवाएं चल रही है, काफी पानी है, या काफी हीट है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये सर्वाइव कर सकता है। तो इसीलिए जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, तो बैक्टीरियाज भी स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं। फंगी तो करती है, बैक्टीरियाज भी कर सकते हैं, ओके। सो अंडर favorable condition, it germinate and develop into new individual. Like for example, bread mold का मैंने आपको example दिया था, it reproduces asexually by spore formation. bread mold most commonly bread में मिलती है, इसको हम लोग rhizopus भी कहते हैं, right? तो इसका जो biological name that is rhizopus. तो जब भी conditions favorable होंगी, तो ये spores निकल जाएंगे sporangium में से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, स्पोरेंजियम से निकल जाएंगे और एक न्यू फंगस या न्यू बैक्टीरिया फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर्स आर बीइंग फॉर्म्ड, and under favorable conditions these spores germinate to form new organisms, okay। so till here the asexual reproduction, we have studied different methods of asexual reproduction, and in my next upcoming session we will complete vegetative propagation, okay। so it is a whole new topic, and it requires a complete class of about half an hour. So we will cover this topic in the next class. So till then, all of you please revise, keep on revising, and keep on enjoying the classes. Till then, bye all of you.